Hello everyone and welcome to my YouTube channel. And in this video I am going to continue the chapter The Age of Industrialization. Till now in this chapter we discussed about a part of a Europe, and in the previous video I discussed about the India and the condition of the weavers, how the British control the Indian market. These are all the things which we have seen in the previous video. And today I'm going to start a new topic. Factory came up. फैक्ट्रीज आना शुरू हुई. कम अप मतलब कैसे आई. इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है आपका वो टोटल डेट्स पे लिखा हुआ है. उसमें केवल और केवल आपकी डेट्स दी हुई हैं कि कब कैसे कैसे इंडस्ट्रीज आई, कब कब आई, वो तो आपको टोटल याद करना पड़ेगा. उसमें तो आपको प्रॉपर एक डेट्स याद करनी ही पड़ेंगी आपको. उसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है. लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है द अर्ली एंटरप्रीनरशिप, वो मैं आपको एक बहुत अच्छी तरीके से समझा सकता हूं. तरीका ये है उसे याद करने का. देखो, अर्ली एंटरप्रीनरशिप. एंटरप्रीनरशिप मतलब ये जो एंटरप्रीनर होते हैं, मालिक होते हैं कंपनियों के, उसकी बात कर रहे हैं. मैं तब की बात कर रहा हूं जब ब्रिटिश हमारे देश में हुआ करती थी. मैं तब की बात कर रहा हूं जब पूरे देश पे कंट्रोल ब्रिटिश का था. मैं तब की बात कर रहा हूं जब हमारे देश में हमारे इंडियंस जूनियर प्लेयर थे. केवल जूनियर प्लेयर कैसे थे जरा ध्यान से देखना. ये वो समय था जब हमारे देश में जो ब्रिटिशर्स थे वो ट्रेड करते थे दूसरे देशों से. हमारे देश से ओपियम लिया जाता था. ओपियम, अफीम जिसे कहते हैं. ओपियम को वो चाइना भेजते थे और चाइना से वो टी लेकर यूरोप भेजते थे. ये उनका बिजनेस था. और इस बिजनेस में इंडियंस वर ओनली द जूनियर प्लेयर्स. हम भारतीय केवल एक जूनियर प्लेयर थे. हम क्या करते थे? हम फाइनेंस करते थे इन चीज़ों को, हम सप्लाई को इकट्ठा करते थे और साथ के साथ शिपिंग, कंसाइनमेंट, इन सारे कंसाइनमेंट को शिपमेंट भी करवाते थे. मतलब यहाँ से चाइना भेजने का काम हमारा. व्यापार करेगी वो, लेकिन सब भेजना हम करते थे. तो भाई हमें ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता था. तो धीरे धीरे करके हमने क्या किया, इंडियंस ने, हमने जो भी बोलूँगा वो इंडियंस के लिए, हमने थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया. और धीरे धीरे करके जब हमने प्रॉफिट कमाया तो हमने भी सोचा कि क्यों ना हम अपने भी इंडस्ट्रियल एम्पायर खोलें. इंडस्ट्रियल एम्पायर. तो सबसे पहले जो पर्सन हमारे सामने आए थे वो थे द्वारकानाथ टैगोर. ये द्वारकानाथ टैगोर बंगाल के थे और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन्होंने भी चाइना से ट्रेड करके पैसे कमाए थे. और उस बीच में जिन्होंने पैसे कमाए थे ना, उसके बाद 1830s और 1840s में इन्होंने 6 जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज खोली थी. पर क्या करें, दुर्भाग्य ने इनका साथ नहीं दिया. दुर्भाग्यशाली थे. इनकी सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर अलोंग विद दोज हु ओपन्ड एट दैट टाइम सैंक इन अ ह्यूज इंडस्ट्रियल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस इन 1840s. 1840s में एक बहुत बड़ा आर्थिक मंदी का दौर आया था जिसकी वजह से इनके इंडस्ट्रियल क्राइसिस सब बंद हो गए. तो मतलब उस समय लॉस हुआ. लेकिन उसके बाद जो भी चाइना के ट्रेडर्स थे वो सब एक फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए. आपने टाटा का नाम तो सुना होगा, जमशेदजी नूसेरवनजी टाटा. आपने सुना होगा दिनशॉ पेटिट. ये भी काफी ज्यादा फेमस बिजनेसमैन बन चुके थे उस समय के, काफी फेमस बिजनेसमैन. इन्होंने भी अपने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एम्पायर खोले थे और ये भी पहले चाइना से ट्रेड करते थे. ये पर्सन भी एक मारवाड़ी बिजनेसमैन थे. मारवाड़ी बिजनेसमैन जिनका नाम था सेठ हुकुमचंद. और ये सेठ हुकुमचंद जो थे, इन्होंने हमारे देश में सबसे पहली जूट मिल खोली थी कलकत्ता में इन 1917 में सबसे पहले.
तो इस तरीके से हमारे देश में कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे जो आज भी मौजूद हैं, जिनकी इंडस्ट्रीज काफ़ी चल रही हैं। वो सब पहले चाइना से ट्रेड करते थे। और एक का नाम और मैं आपके सामने बताना चाहूँगा, जिन्हें इनका तो फॉर फादर या गॉड फादर कहा जाता है एक तरीके से, शायद जानते होंगे आप उन्हें, जिनका नाम है जीडी बिरला। जीडी बिरला, बिरला ग्रुप ऑफ एंटरप्राइजेस बहुत चलते हैं इस समय। तो ये वो पर्सन थे जिन्होंने ट्रेड किया था पहले चाइना से। उसके बाद केवल एक चाइना ही ऐसी जगह नहीं थी जहां से लोग ट्रेड करते थे, बल्कि हमारे साउथ के जो लोग थे वो बेसिकली ट्रेड करते थे। मद्रास वगैरह के जो लोग थे वो ट्रेड करते थे बर्मा से। अब कहेंगे बर्मा कौन सा देश है? आज म्यांमार हो चुका है इसका नाम, पहले बर्मा था। उससे व्यापार किया, पैसे कमाया। इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अफ्रीका से ट्रेड किया था, और अफ्रीका से ट्रेड किया, उसमें पैसा कमाया उन्होंने और अपने अपने इंडस्ट्रियल एम्पायर खोले। चाइना की अलग बात बता रहा हूं मैं आपको। चाइना के तो जो लोग थे वो तो फेमस हो ही गए। इसके साथ साथ और कौन कौन से पीपल्स थे जो दूसरे देशों से ट्रेड करते थे और उसके बाद उन्होंने अपने अपने इंडस्ट्रियल एम्पायर खोले थे। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने हमारे देश में इंटरनल ट्रेड किया। इंटरनल ट्रेड का मतलब जैसे कि उन्होंने कई सारे मर्चेंट को फाइनेंस दिया, ट्रांसफर ऑफ गुड्स या ट्रांसफर ऑफ मनी वगैरह, इधर से उधर पैसे भी ट्रांसफर करना, इसके पीछे जो कमीशन मिलता था उससे उन्होंने पैसा कमाना शुरू कर दिया। दे ऑल्सो ओपन्ड अ वेरी बिग एम्पायर। तो जरा सोचिए, ब्रिटिश रूल में हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट जब पैसा कमा रहे हैं तो क्या ब्रिटिश को अच्छा लग रहा होगा? मेरे हिसाब से नहीं। ब्रिटिश ने हमारे देश के ट्रेड को टाइट करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश ने साफ साफ कह दिया, अगर आपको हमारे साथ ट्रेड करना है तो हमें केवल रॉ मटेरियल में ट्रेड करना है। रॉ मटेरियल में या फूड रेंज में हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें रॉ कॉटन चाहिए, इंडिगो, जूट, व्हीट, ग्रेन्स वगैरह ये चाहिए हमें। तो बताइए, जब यही चाहिए तो इंडस्ट्रीज बनाने का फायदा क्या हुआ इंडिया में? पर क्या करें, उन्हें हमारे देश की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसके लिए हमारे देश में उन्होंने कई सारी यूरोपियन एजेंसीज बुला ली। यूरोपियन एजेंसीज, जिसमें से 3 यूरोपियन एजेंसीज काफी फेमस थी उस समय की। और उन 3 यूरोपियन एजेंसीज का नाम है एंड्रयू यूल, जार्डन स्किनर एंड कंपनी एंड बर्ड एंड हिंगलर्स। ये 3 सबसे फेमस थी। अब देखो हमारे देश के लोगों की थोड़ी मूर्खता। ये लोग आते थे, हमारे देश के मर्चेंट फाइनेंस करते थे, फाइनेंस पैसा लगाते हमारे देश के लोग, और ये लोग डिसाइड करते थे कि उस सारा इन्वेस्टमेंट को, मतलब सारे वो पैसों को कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा, कहाँ लगाया जाएगा। इन्होंने अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स बना रखे थे, मतलब अपने चैम्बर्स जहाँ पे व्यापार की मीटिंग होती थी। और सबसे बड़ी बात, उन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कोई भी इंडियन अलाउ नहीं था। जरा सोचिए बात, पैसा हमारे इंडियंस लगा रहे थे और उन्हीं को अलाउ नहीं किया जाता था मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, बिकॉज ऑल द डिसीजन रिलेटेड टू the investment were taken by these European agencies or the people of the Europeans. जलन बैठी थी उनके अंदर, जल रहे थे वो हमारे इंडियंस की तरक्की को देखकर। तो ये था एक वो दौर जब हमारे देश में इंडस्ट्रियलिस्ट आना शुरू हो गए थे। शुरू तो हुए, तरक्की अपने आप हो जाएगी आगे, शुरुआत होनी चाहिए बस। लेकिन बात ये करते हैं वर्कर्स कहाँ से आते थे। वर्कर्स, ये टॉपिक ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत ईजी है। अब आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछ के देखो, अगर आपको कहीं जॉब करने का मतलब जॉब का ऑफर मिले या जॉब करने की बात आए तो आप ज़्यादातर कहाँ जाना पसंद करेंगे? मान लीजिए आपको सिमिलर एक ही कंपनी है, सैमसंग है मान लीजिए, एक वही जॉब आपको दिल्ली में मिल रही है और वही जॉब आपको केरला में मिल रही है, तो आप कहाँ जाएंगे? दिल्ली, ऑटोमेटिकली नियर बाय प्लेस। तो इसी तरीके से पहले क्या था, हमारे देश में वर्कर्स जो थे, इंडस्ट्रीज ज़्यादा नहीं थी तो वर्कर्स ज़्यादा नहीं थे। जैसे जैसे हमारे देश में इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी, वर्कर्स की डिमांड बढ़ रही थी। सर आप इससे खुद देख सकते हैं कि 1901 में हमारे देश में 5,34,000 वर्कर्स थे, तो वहीं 1946 तक 24,36,000 वर्कर्स हो चुके थे। 24 लाख, तो मतलब बहुत ज़्यादा वर्कर्स की तादाद बढ़ रही थी। आखिर ये वर्कर्स आते कहाँ से थे? फ्रॉम वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम? कहाँ से आते थे? तो इसका आंसर आपके पास है।
देखा गया था कि बॉम्बे में जो कॉटन मिल थी उसमें 50% जो वर्कर्स थे वो उसके पास के डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी से ही आते थे, रत्नागिरी से, मुंबई के पास है बॉम्बे के जो वर्कर्स थे। इसी तरीके से क्या देखा गया कि हमारे कानपुर में जो मिल थी वहां पे ज्यादा वर्कर जो थे वो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट से ही आते थे, आसपास के एरिया से ही आते थे। अब इसका फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है, सपोज यू आर वर्किंग इन कन्याकुमारी, मान लीजिए आप कन्याकुमारी में काम करते हैं, आपको दिवाली की छुट्टी मिली 2 दिन की, कन्याकुमारी से आने में 3 दिन और जाने में 3 दिन लगते हैं, तो सोचिए आपकी दिवाली की छुट्टियों का क्या होगा। यही फायदा होता था जो आसपास के एरिया के लोग होते थे, क्योंकि जब भी कोई एग्रीकल्चर सीजन आता था या कोई वर्क आता था गांव वगैरह में, तो क्या करते थे, ये आसानी से अपने आप को उसमें ढाल लेते थे अपने गांव से एक संपर्क बना सकते थे विदाउट मिसिंग देयर वर्क। तो इसी तरीके से वर्कर्स ज्यादातर एडजॉइनिंग एरियाज के ही होते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे ही वर्कर्स हुआ करते थे। पहले वर्कर्स काफी दूर दूर से भी आते थे, जैसे यूनाइटेड प्रोविंस, हमारे यूपी का पुराना नाम, यूनाइटेड प्रोविंस के जो वर्कर्स थे वो काम करने के लिए कलकत्ता से लेकर बॉम्बे तक जाते थे, वहां तक काम करने के लिए जाते थे। तो इस तरीके से ये थी वर्कर्स की कंडीशन। लेकिन उसके बाद थोड़ा चेंज आया। अच्छा, चेंज क्या आया? जॉब रिक्रूटमेंट्स की बात आएंगी। जैसे वहां पे रिक्रूटमेंट होती थी, जान पहचान है तभी जॉब मिलेगी यूरोप में, हमारे यहाँ पर भी कौन से कम पड़ते हैं लोग, ये तो सदियों पुरानी परंपरा है हमारे देश में। यहां पर भी जो रिक्रूटमेंट होती थी वो कुछ अलग तरीके की थी। जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे या जो एंटरप्रेन्योर्स थे, उन्होंने न्यू रिक्रूट करने की जिम्मेदारी दे रखी थी किसको? अपने कंपनी के सबसे पुराने और ट्रस्टेड एम्प्लॉय को, जिसे जॉबर कहा जाता था। जॉबर, इसका काम था नए रिक्रूट्स करना, नई भर्तियां करना। बड़ा चालाक इंसान होता था ये क्या करता था, अपने विलेज से पहले लोगों को ले आता था, पता चलती थी जॉब निकलने वाली है, उन्हें शहर में रखवाता था, रहने के खाने के पैसे देता था, और जैसी जॉब निकली उन्हें रख लेता था। लेकिन बदले में उनसे कोई गिफ्ट वगैरह भी लिया जाता था बाद में। समझ गए होंगे आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो इस तरीके से जॉबर एक काफी रेस्पेक्टफुल और पावरफुल पर्सन भी होता था। तो ये थी हमारे देश में उस समय की जुगाड़ जो चलती थी जॉब में। चलिए, ये था हमारा टॉपिक। मेरे हिसाब से आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। इसके बाद की जो मैं बात बताने वाला हूं वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है। एक कहावत होती है ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। वो कहावत इसी में सिद्ध होने वाली है। 1 लाख बुरा चाहें हमारे ये जो अंग्रेज थे, वो कितना ही बुरा चाहे, हमारे इंडियंस का बुरा नहीं होगा दिखना इसमें। जब भी बुरा वक्त आएगा ना, अच्छा वक्त उसे ढाल ले जाएगा। आएगा बुरा वक्त, ऐसी बात नहीं है, आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को हम। पेक्युलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जरा मेरी बात ध्यान से समझना इस चीज को आप। पेक्युलरिटीज मतलब विशेषताएं। हमारे देश में इंडस्ट्रियल ग्रोथ की क्या विशेषताएं थी? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये हमारा, वाकई में। देखो, आप जानते हैं हमारे देश में यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज आई थी। वो क्या करते थे, हमारे देश में जो ब्रिटिश रूल था, उन्होंने हमारे देश की जमीनों को, ज्यादा एरियाज को, प्लांटेशन को सेल आउट कर दिया था यूरोपियन पीपल्स को। वो यूरोपियन पीपल यहाँ प्लांटेशन करते, सामान उगाते और वो सामान को अपने देश भेज देते थे, क्योंकि जरूरत वहां पर थी। एंड द प्रोडक्शन विच वॉज डन बाय दीज प्लांटेशंस वर नॉट टू सेल इन इंडिया, ज्यादातर एक्सपोर्ट कर दिया जाता था ब्रिटिश में, क्योंकि वहां पर ये चीजें नहीं होती थी। ये तो थी वो वाली पुरानी बात, बुरा करना चाहते थे वो हमारे साथ। हमारे देश में इंडस्ट्रीज बन चुकी थी, लेकिन हमारे देश की इंडस्ट्रीज जो है ब्रिटिश से कंपटीशन नहीं करना चाहती थी। वो हमारे देश में पहले कॉटन रही था भाई, और दूसरी तो इंडस्ट्रीज थी ही नहीं, लेकिन ब्रिटिश से कंपटीशन नहीं करना चाहती थी। ब्रिटिश भी कॉटन में डील करती है, हमारी इंडस्ट्रीज भी कॉटन में डील करती है। ये इंडस्ट्रीज भी चलाना चाहते हैं, लेकिन ब्रिटिश से कंपटीशन नहीं करना चाहते। तो क्या करें ऐसा, इंडस्ट्रीज भी बंद ना हो और कंपटीशन भी हो जाए, ऐसा क्या करें? इसके लिए ब्रिलियंट आइडिया है इनके पास। जो ब्रिटिश थी वो जो थी ज्यादातर फाइन क्वालिटी की चीजें लेती थी, और ब्रिटिश जो हमारे देश में इंपोर्ट करती थी वो यार्न नहीं करती थी, धागा नहीं करती थी, और अगर करती भी थी धागा तो वो सुपीरियर क्वालिटी का होता था। तो हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट ने इसका फायदा उठाया। उन्होंने कोर्सर क्वालिटी का केवल और केवल धागा बनाना शुरू कर दिया। वो नहीं बनाते कपड़े,
दे वर नॉट मेकिंग फैब्रिक्स, दे वर जस्ट मेकिंग द थ्रेड और यार्न, वो भी कोर्सर क्वालिटी का। तो ब्रिटिश को इससे कोई प्रॉब्लम थी नहीं, और वो यार्न हमारे देश के वीवर्स खरीद लेते थे, या हम उसे चाइना को एक्सपोर्ट कर देते थे, चाइना को। तो इस तरीके से हमारे देश की इंडस्ट्रीज चल रही थी। लेकिन उसी समय क्या हुआ, चाइना का जो मार्केट था हमारे देश में, मतलब हमारे देश का धागा काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अब उसकी डिमांड कम हो गई, क्योंकि चाइना में चाइना के बने हुए धागे और जापान से बने हुए धागे आ जाते थे, तो हमारी डिमांड कम हो गई। तो मतलब फिर से थोड़ा बुरा वक्त आया। मैंने क्या कहा था, बुरे वक्त को कवर कर लेगा अच्छा वक्त, बुरा वक्त आया। लेकिन उसी समय 1906 से लेकर हमारे देश में स्वदेशी मूवमेंट छिड़ गया था। स्वदेशी मूवमेंट छिड़ गया था, तो हमारे देश के लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दिया ब्रिटिश को से कि हमें भी टैरिफ प्रोटेक्शन चाहिए। जैसे आपने ब्रिटेन में लगा रखी है ना, चीजें महंगी हो जाती हैं, ऐसी हमारे देश में लगाओ। हमारे देश का धागा बाहर नहीं जा रहा था, तो हमारे देश की इंडस्ट्रीज अब कपड़े बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट आ चुका था। और स्वदेशी मूवमेंट का मतलब था कि वो केवल भारत की बनी हुई चीजों का यूज करेंगे। फिर उसके बाद जैसे जैसे स्वदेशी मूवमेंट की रफ्तार कम हुई ना, तो फिर से बुरा वक्त शुरू होने वाला था। लेकिन उसी समय फिर अच्छी वक्त आ गई, वर्ल्ड वॉर छिड़ गई। 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वॉर छिड़ गई। और आप जानते हैं वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड भी काफी मेन था। अब उसकी जो इंडस्ट्रीज थी वो वॉर नीड्स को पूरा करने के लिए जुट गई, और जैसे जैसे लड़ाई लंबाई शुरू हो गई, उससे अपने लिए जरूरत पड़ने लगी सामानों की। उसे चीजें चाहिए थी, कपड़े चाहिए थे, जूट बैग्स चाहिए थे, यूनिफॉर्म चाहिए थे, सैडल्स चाहिए थे। सैडल्स वो होते हैं जो घोड़े के पीठ पर रखते हैं, जिस पे बैठ के चलते हैं, वो सैडल्स चाहिए थे, बूट्स चाहिए थे, टेंट्स चाहिए थे, बहुत सारी चीजें कम ही पड़ गई उनके देश में। तो उन्होंने हमारे देश की इंडस्ट्रीज से कहा कि आप हमें सामान बना बना के दो, मतलब खरीदेंगे हम। अब हमारी इंडस्ट्रीज के सामने दो फायदे, एक पूरा होम मार्केट खाली पड़ा है, कोई नहीं है वहां पर, ब्रिटिश की चीजें आ ही नहीं रही हैं, तो पूरा होम मार्केट अपना। और दूसरा, ब्रिटिश हमसे डिमांड कर रही है। इससे क्या फायदा था, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो पुरानी थी उन्होंने डबल शिफ्ट में काम करवाना शुरू कर दिया, और नई नई इंडस्ट्रीज आना शुरू हो गई। लेकिन देखते देखते क्या हुआ, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई ना, तो ये जो इंग्लैंड थी उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस काफ़ी क्रम्बल्ड हो गई, और वो अपने आप को दोबारा से उस पोजीशन में नहीं ला पाई जो पहले हुआ करती थी। ये समझ लो यूएस, जर्मनी और जापान जो थे वो प्रॉपर तरीके से आगे हो गए, मतलब इससे यूरोप या इंग्लैंड वगैरह जो था वो पीछे हो गया। अब इनसे वो कंपटीशन नहीं कर पा रहा था, और जब मैनचेस्टर इनसे कंपटीशन नहीं कर पा रहा था, हमारे देश की इंडस्ट्रीज को मौका मिल चुका था अपनी पावर को कंसोलिडेट करने का और फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने का, और इसका फायदा उन्होंने उठाया। और फिर आप जान सकते हैं, मैंने कहावत बताई थी ना कि बुरा वक्त अच्छे वक्त में ढल गया। ये घटना थी पेकुलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। बहुत इजी तरीका है, धागे बनाए कोर्स क्वालिटी के, चाइना एक्सपोर्ट करते, लेकिन चाइना का व्यापार कम हुआ तो स्वदेशी मूवमेंट छिड़ गया, स्वदेशी मूवमेंट बंद हुआ तो वर्ल्ड वॉर छिड़ गई। ये हमारे एडवांटेजेस थे, और जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो वो कंपटीशन लड़ ही नहीं पाए मैनचेस्टर्स। तो आज के लिए बस इतना ही है, जो चैप्टर बचा हुआ है वो सब नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और जो भी डाउट्स हैं वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और या लाइव सेशन पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।